इन दोस्तों, आज हम आप लोग को सेट थ्योरी में पिछले दिन जो पढ़ाए थे उससे हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, सेट थ्योरी में सबसे पहले पिछले दिन हम आपको बताए थे। अगर आप पिछला वीडियो देखें तो आप वहां जाकर फिर से पिछला वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो। देखिए इधर सेट थ्योरी में बताए थे कि सेट्स जो कहते हैं, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। मतलब सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड, मतलब वेल डिफाइन जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। चलिए, तो सेट में अब हम उससे क्या करते हैं, थोड़ा आगे बताते हैं। उसमें हम आपको बताते हैं कि कुछ कुछ टर्म होते हैं जो समुच्चय का एक संग्रह होते हैं। तो इसको हम सबसे पहले आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए इधर इंग्लिश में एन बराबर होता है नेचुरल नंबर, अर्थात जहाँ पर एन लिखा रहेगा तो आप ये बुझ जाइएगा ये क्या हो जाएंगे, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। किसका समुच्चय हो जाएंगे, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एन किसका समुच्चय बताइए, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद देखिए इधर एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद देखिए इधर जेड, अगर जहाँ पर जेड लिखा रहेगा ये हो जाएंगे पूर्णांकों का समुच्चय। किसका हो जाएंगे, पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों के समुच्चय को क्या कहते हैं, जेड कहते हैं। उसके बाद देखिए इधर क्यू हो जाएंगे परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं के समुच्चय, तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय को किससे सूचित करते हैं, क्यू से। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसके बाद अब देखिए आर से हो जाता है रियल नंबर। ये हो जाएंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो इसे क्या कहेंगे, आर से सूचित करेंगे। तो चलिए आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए। एन को कहा जाता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एन को क्या कहते हैं बताइए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। जेड को पूर्णांकों का समुच्चय। क्यू को परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और आर को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये कहते हैं, जहाँ पर मान लीजिए अगर आपको जेड लिखा दिखाई दे आप क्या बुझिएगा, ये क्या चीज़ है, पूर्णांकों का समुच्चय। अगर आपको आर दिखाई दे देता है आप बुझिएगा वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय। इस तरह से अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको कहीं पर भी ये टर्मोलॉजी आएगा जेड आर क्यू, इस सभी टर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके थोड़ा सा आप इसको अलग से समझते हैं। जैसे देखिए इधर जेड पूर्णांकों का समुच्चय, अगर जेड प्लस भी हो सकता है जेड माइनस। अगर जेड प्लस कह देगा तो धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, अगर जेड माइनस कह दे तो ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। इस तरह से प्लस माइनस का टर्म ये होता है। इतना आप समझे। इसके बाद देखिए इधर इतना अगर समझ गए तो इससे पहले हम पहला वीडियो में आपको और कुछ, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें हैं ये निश्चित रूप से आप सबसे पहले आप पहला वीडियो जाकर देखें, तभी आपको ये सेकेंड वाला वीडियो समझ में आएंगे। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और अब आपको हम बताते हैं कि समुच्चय लिखने की विधियाँ। चलिए अब देखिए इधर अगला आ जाते हैं समुच्चय लिखने की विधि। समुच्चय लिखने की विधि, देखिए इधर समुच्चय लिखने की कितनी विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले देखिए इधर समुच्चय को दो विधि द्वारा लिखा जाता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और दूसरा हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म को हिंदी में कहते हैं सारणीबद्ध रूप, या इसी को एक और भाषा कह देंगे सूचीबद्ध रूप। क्या कह देंगे, सूचीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप या सूचीबद्ध रूप। इसी तरह अगर आप कहिएगा सेट बिल्डर फॉर्म, इसे कहा जाता है समुच्चय
निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, तो समुच्चय लिखने की कितनी विधियाँ? 2 विधियाँ, रोस्टर फॉर्म सारणीबद्ध रूप, या कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हिंदी में कहिएगा समुच्चय निर्माण विधि। तो 2 विधियों द्वारा सेट को लिखा जाता है। तो चलिए हम अपन एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम आपको बताते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बताते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो चलिए सबसे पहला देखिए रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आप लोग केवल आराम से देखिए, आपको निश्चित रूप से सब कुछ समझ में आ जाएंगे कि कैसे हो रहा है, नहीं कैसे लिखा जाता है। या सबसे पहले देखिए रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने की विधि होती है कि जो भी एलिमेंट रहते हैं उसको मजली ब्रैकेट के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? मजली ब्रैकेट के अंतर्गत कॉमा लगाकर लिखा जाता है। क्या लगाकर लिखा जाता है? कॉमा। मतलब प्रत्येक एलिमेंट के बाद आप क्या लगाइएगा? कॉमा। कॉमा लगाकर इसे लिखा जाता है। तो रोस्टर फॉर्म लिखने की कोई खास ज़्यादा लेंदी या आसान, बहुत ही आसान विधि है। केवल आप लिखते, अगर 1-2 उदाहरण आप देख लेते हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाता है। तो आप केवल याद रखिएगा कैसे लिखा जाता है? ब्रैकेट लगाकर और प्रत्येक एलिमेंट के बीच में कॉमा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कॉमा। तो चलिए हम इसका पहला एग्जाम्पल हम बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला नंबर, और हम आपको लिखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्णों का समुच्चय। बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्णों का समुच्चय। आप अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण तो आप जानते हैं। बताइए कौन कौन चीज़ होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। और जब भी इसको लिखेंगे तो मजली ब्रैकेट के अंदर बंद, मजली ब्रैकेट के अंदर बंद, और प्रत्येक के बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा। प्रत्येक के बीच में क्या लगा देंगे? कॉमा। तो इस तरह से क्या किया जाता है? रोस्टर फॉर्म को लिखा जाता है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। और हम आपको कह देते हैं 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बताइए 10 से छोटी अगर आप प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात करेंगे तो 10 से छोटा जितना संख्या आएगा उस सब को हम लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे आप कह दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कितना? 9। 10 से छोटा रखना है कि नहीं? ये क्या हो जाएंगे? 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बताइए शुरू में जब आपको हम सेट शुरू किए थे, क्या हम इसी तरह लिख रहे थे कि नहीं? इसी विधि में। तो ये जो विधि कहलाई वह कौन सी विधि कहला गई? रोस्टर फॉर्म। कौन सी विधि कहला गई? रोस्टर फॉर्म। चलिए तीसरा बताते हैं, एक और समझिए उदाहरण से। अगर आपको लिख दिया जाए कि 8 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बताइए अगर 8 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कह रहा है तो अभाज्य संख्या तो आप समझते हैं कि वैसी संख्या जिसमें जो केवल दो ही अंकों से विभाजित होती है। एक होता है 1 और एक होता है कौन चीज़? स्वयं। तो चलिए 8 से छोटी, तो सबसे पहला नंबर 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 जो है वह सम संख्या नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं? 2 हो जाएंगे कि नहीं? 3 के बाद 4 नहीं होगा क्योंकि 4 तो है नहीं। 5 हो जाएंगे। 6 नहीं होंगे और क्या हो जाएंगे? 7। 8 से छोटी है कि नहीं? तो इस तरह से किस फॉर्म में लिखा जाता है? रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखा जाता है? रोस्टर फॉर्म। तो आप लोग कम से कम इस रोस्टर फॉर्म को
उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब रोस्टर फॉर्म से हम आपको आगे बताते हैं, किस फॉर्म में, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए आगे बताते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। देखिए इधर, तो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा है कौन चीज़, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखिए इधर, यह भी उसी तरह जैसे आप रोस्टर फॉर्म पर हैं, सेम उसी तरह आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप बताइए, इसमें लिखने में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी एलिमेंट दिए रहेंगे उसके गुण धर्मों के बारे में आपको जानना जरूरी है। गुण धर्म का मतलब अगर कोई चीज़ दिया गया तो वह किस क्षेत्र से या किस फील्ड से रिलेट करता है, उसके गुण धर्म की हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके गुणों की व्याख्या करके तब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम सबसे पहले आपको बताते हैं। अगर हम आपको लिख देते हैं एग्जाम्पल से, समझिए एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एग्जाम्पल अगर दे देते हैं, देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए हम ये एग्जाम्पल दे दिए। अगर एग्जाम्पल दे दिए, इसको कहेंगे कि हम आप समझ रहे हैं इसको किस फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। लेकिन बताइए अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आप क्या कहिएगा, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं? तो चलिए हम इसको सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखने से पहले आप इसको पढ़िएगा, ऑल ऑफ सेट। क्या पढ़िएगा? ऑल ऑफ सेट, ऑल ऑफ सेट। क्या पढ़िएगा? ऑल ऑफ सेट। एक्स सच डैट एक्स, एक्स सच डैट एक्स। अगर आप इसको हिंदी में कहते हैं, इसको कहिएगा जबकि। क्या कहिएगा? जबकि। ऑल ऑफ सेट एक्स सच डैट एक्स। आप बताइए ये जो चीज़ लिखा हुआ है यह किससे रिलेट करता है? परमेय संख्या, प्राकृत संख्या, वास्तविक संख्या। लेकिन एक्चुअल में अगर आपसे पूछ दिया जाए, ये बताइए किससे हो जाएंगे? परमेय संख्या से हो जाएंगे कि नहीं? तो x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n। और अब देखिए इधर, और क्या हो जाएंगे? और x जो है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 7। आप ये लिख सकते हैं। ये देखिए इधर, ये जो हम आपको कह रहे हैं, इसका मतलब ये बता रहा है कि x, यानी जो चीज़ संख्या लिखे उसी को आप x माने। इसी के बारे में कह रहा है कि x जो है 1 से बड़ा या बराबर है और 7 से छोटा या बराबर है। बड़ा या बराबर, बड़ा कह देगा ठीक है, लेकिन बराबर अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो उस संख्या को लेकर भी चलना है, और छोटा या बराबर जब कह दिया जाए तो उस संख्या को भी लेकर चलना है, जिसके बारे में कह रहा है। यानी x जो है 1 से बड़ा या बराबर है और 8 7 से क्या है? छोटा या बराबर है। इसका मतलब ये कह रहा है कि x का मान 1 से लेकर कहाँ तक होगा? 7 तक होगा। ये आपके डिपेंड है कि आप किस तरह सोचते हैं। मान लीजिए कि कोई यहाँ तक लिखेगा, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। फिर अगर इसके बाद ये भी तो लिख सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू कितना? लेस देन कितना? 8। इतना कर सकते हैं कि नहीं? इतना चीज़ लिखिए, फिर इसके बाद बताइए ये कंडीशन आप कह सकते हैं कि नहीं। मतलब आप किस हिसाब से सोच रहे हैं ये कह सकते हैं। एक टर्म तो और ये भी कह सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू कितना? 7। ये भी तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? तो इतना लिख सकते हैं। दोनों ये 3 कंडीशन हो जाएंगे। तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, मतलब आप किस हिसाब से सोच रहे हैं उस हिसाब से इसको आप लिख सकते हैं। या बताइए इसको और ये भी कह सकते हैं, ऑल ऑफ सेट x सच डैट x। डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि 8 से छोटी प्राकृत संख्या है, 8 से छोटी प्राकृत संख्या। इतना भी कह सकते हैं कि नहीं?
ये बताइए, इसके लिए आप फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ भी लिखिएगा तो आपको गलत कह दिया जाएगा, लेकिन आप इसके हिसाब से एकदम सटीक लिखें जो इसके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं, आपको लिखने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जो चीज़ दिया गया वो किस फील्ड से या किस क्षेत्र से रिलेट करता है, तो उसको रिलेशन लेकर तब आप लिखेंगे। जैसे हम लिख दिए कि x सच डैट x 8 से छोटी प्राकृत संख्या। तो देखिए 8 से छोटी प्राकृत संख्या है कि नहीं। अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करना चाहते हैं, जो आप इस कंडीशन को आप हमेशा ध्यान रखिए, इस कंडीशन को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस तरह से लिख देगा तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि x का मान 1 से बड़ा या बराबर है, लेकिन 7 से छोटा या बराबर है। और जिस समय बड़ा या बराबर कह देगा, अगर x से बड़ा या बराबर कह दिया 1 से, तो यानी x जो है 1 से बड़ा या बराबर है, तो x का मान 1 को लेकर चलना है। और 7 से छोटा या बराबर कर दिया तो 7 को भी लेकर चलना है। तो ये दोनों समझ गए। चलिए अगला एक और बताने की कोशिश करते हैं। सेम पीछे वाला एग्जांपल ले लेते हैं। x बताइए एग्जांपल दूसरा, A E I O U। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं। ये जो है बताइए इसको अब क्या लिखिएगा। आप ये समझ रहे हैं कि A E I O U ये क्या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं कि नहीं। आप आराम से लिख सकते हैं ऑल ऑफ सेट x सच डैट x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अपना इसको लिख दीजिए इस तरह से, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो अगर आप इस दोनों एग्जाम्पल को आप समझे होंगे तो आपको लगा होगा कि कम से कम सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म, आप दोनों के इस दोनों में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब आगे आपको और कुछ बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल से आपको और बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब देखिए इधर कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए इधर लिख देते हैं कि राइट इन रोस्टर फॉर्म, अर्थात आपको कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में आप इस चीज़ को लिखिए। चलिए तो हम आपको सबसे पहले लिखते हैं पहला नंबर एग्जाम्पल, लिख देते हैं ऑल ऑफ सेट x सच डैट x एक पूर्णांक है और x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। यानी कहता है कि x सच डैट x जो है एक पूर्णांक है और x का वैल्यू -3 से बड़ा और 7 से छोटा। बताइए अब अगर आप समझ रहे हैं, यानी x का वैल्यू -3 से लेकर प्लस कहाँ तक जाएगा, 7 तक। तो -3 7 के बीच में रहेगा, इसके बीच में घूमेगा कि नहीं इसका वैल्यू। तो चलिए आपको हम सबसे पहले, आप लोग खुद लिखिए अपने आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो साथ ही साथ लिखने की भी कोशिश करें कि देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं। ये बताइए -3 से बड़ा क्या लिखेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्या बताइए 7 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 से छोटा इधर -3 से बड़ा, इस तरह से हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे रोस्टर फॉर्म में। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए इधर दूसरा एग्जांपल अब देखिए, ऑल ऑफ सेट x सच डैट x 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। बताइए आप लोग अब खुद समझ गए होंगे, आप लोग अब बना कर देखिए तो x सच डैट x 6 से छोटी एक प्राकृत संख्या है।
बताइए 6 से छोटी प्राकृत संख्या होती 1 2 3 4 5, और इससे आगे कुछ तो होगा नहीं, ये 6 से छोटी हो जाएंगे। चलिए और कुछ एग्जांपल करते हैं। तीसरा नंबर देखिए, इसको लिखते हैं x सच डैट x ऑल ऑफ सेट x सच डैट, मतलब x जबकि x दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। बताइए दो अंकों की एक संख्या होगी, तो आपको ये सोचना है कि दो अंक की कौन कौन संख्या है जिसके अंकों को जोड़ दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको हम कह देते 17, तो 7 एक कितना 8, तो ये सभी संख्या आपको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए बताइए, पहला देखिए इधर 1 हो जाएगा, पहला तो 1 लेते हैं, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, 7 एक कितना 8। बताइए 1 के बाद अब लेते हैं 2 देखिए 3 लेंगे तो 3 2 5, 4 2 6, 5 7, 6 ले लेंगे तो 8, देखिए 6 2 8। इसका बाद 3 ले लीजिए, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा 35। इसका देखिए 4 तो 4 लीजिए, 5 लीजिएगा तो 3 ले लीजिएगा 53। उसके बाद देखिए इधर 6 ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, 7 लीजिएगा तो कितना 1। और बताइए 80 खुद एक संख्या होगा कि नहीं, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 8 0 कितना 80, इस दोनों को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा कि नहीं। इस तरह से कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कि नहीं। चलिए अगला आप देखिए, अगला देखिए इधर x जबकि x ऑल ऑफ सेट x सच डैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 को विभाजित करती है, 60 को विभाजित करती है। बताइए ऐसा संख्या है अभाज्य होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए, अभाज्य, और 60 को क्या करे, विभाजित करे। तो चलिए देखते हैं 60 को कौन कौन ऐसा संख्या है अभाज्य होते हुए भी क्या करता है, उसको भाग लगाता है। तो सबसे पहले देखिए तो यानी कौन कौन ऐसा संख्या जो 60 से भाग लग जाता है ना उस संख्या में। तो बताइए 1 तो नहीं होगा, अभाज्य संख्या है भी नहीं। 2 बताइए अभाज्य संख्या है कि नहीं, और 2 से भाग दीजिएगा कटिए जाता है 30 बार में। बताइए 3 होगा कि नहीं, 3 भी क्या चीज़ है, एक अभाज्य संख्या है और 60 से कट जाएगा। 4 से 60 में भाग लग जाएगा, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो 4 नहीं हो जाएगा। 5 एक अभाज्य संख्या हो जाएगा और 5 से भाग भी लग जाता है। 6 से देखिए भाग लगता है लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 नहीं होगा, 8 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, कितना हो जाएंगे 10 से भाग लग जाता है, 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 10 के बाद देखिए 12 से भाग लगता है, 15 से भाग लगता है, 20 से लगता है, 30 से लगता है और खुद 60 से लगभग करता है। लेकिन और जितनी भी संख्या है कोई भी इसमें से अभाज्य नहीं है। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे। चलिए और 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको अभी और कुछ नए चीज़ों को देखने को मिलेगा। आप लोग इतना क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, तो चलिए इसको आगे और मिटाते हैं और आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए एग्जाम्पल अगला देखते हैं। एग्जाम्पल अगला आपको बताते हैं 5 नंबर। लिख देते हैं शब्द बेटर BETT बेटर का एक समुच्चय है। बताइए शब्द बेटर का एक समुच्चय है। अगर बेटर का समुच्चय अगर लिखना है, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा BETR
आर। अब देखिए आप लोग ये सोचते होंगे कि कैसे लिख दिए, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए बी आया है तो बी, ई ती, टी 2 बार टी लिखा है कि नहीं। तो जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, एलिमेंट रिपीटेड अलाउ नहीं है। आप एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते, मतलब दो बार नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर डबल टी लिखा है तो आप एक टी लिखिएगा। ई देखिए फिर यहाँ पर ई है, फिर एक और आप ई नहीं लिख सकते हैं, केवल आप क्या लिख सकते हैं, आर। समझ गए। यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि रोस्टर फॉर्म में लिखते समय एलिमेंट क्या होता है, रिपीट नहीं होता, अर्थात रिपीट उसको दोबारा नहीं लिख सकते हैं। चलिए एक और देखिए, शब्द स्कूल का समुच्चय, शब्द स्कूल का समुच्चय। अगर देखिए इधर शब्द स्कूल का अगर समुच्चय देखते हैं तो ठीक इसी तरह आप लोग लिख सकते हैं, एस कोमा देकर CHOL लिख सकते हैं कि नहीं। ये हो जाएगा कौन चीज़, शब्द स्कूल का समुच्चय हो जाएंगे इतना। तो चलिए अभी आप लोग इतना समझ चुके होंगे कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। चलिए आप लोग थोड़ा एक और चीज़ देख लीजिए कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए देखिए सेट बिल्डर फॉर्म आपको हम बताते हैं। इसका एक दो एग्जांपल आप देख लीजिए। अगर इसका एग्जांपल आप एक दो देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। और लिखा हुआ है देखिए इधर 3, 6, 9, 12। ये बताइए अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या कहिएगा। ये देखिए इधर आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस सब 3 का गुणज है, मतलब 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरह से लिखा है कि नहीं। मतलब देखिए इधर अगर आप 3n के रूप में लिखिएगा, अगर n बराबर 1 तो 3 एकम 3 ना, 2 लिखिएगा तो 3 दूना 6, मतलब 3n के फॉर्म में लिखा है कि नहीं। n बराबर 3, n बराबर 3 तो 3 तिया 9, n बराबर 4 तो 3 चौक 12, इस तरह से हो जाएंगे कि नहीं, बताइए इस तरह से हो जाएंगे कि नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख दीजिए, ऑल ऑफ सेट x सच डैट x बिलोंग्स टू कितना n, बिलोंग्स टू n, क्योंकि ये प्राकृत संख्या है। उसका देखिए इधर x बराबर कितना 3n, x बराबर कितना 3n, तथा या और या एंड कुछ भी कह दीजिए n, और n का वैल्यू देखिए इधर 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक है, तो क्या लिखिएगा n लेस देन इक्वल टू कितना 1 और लेस देन इक्वल टू कितना 4। आप ये कर सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि n लेस देन इक्वल टू, अगर इसको और एक लाइन में लिखना है तो n लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन कितना 5, यानी n का मान 1 से बड़ा या बराबर है, जबकि 5 से क्या है छोटा है। आप देख लीजिए इसको, ये सही तो है ही। उसके बाद देखिए इधर दूसरा नंबर देखिए, इसका देखिए दूसरा एग्जांपल। अगर हम आपको लिख देते हैं 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, बताइए इसको देखिए आप इसको कैसे कहिएगा। देखिए इधर ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, लेकिन 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ऐसे तो कोई ऐसे देखिए इधर भले ये नियम चल रहा है, लेकिन इसको और अच्छे से आपको नियम समझना होगा। इसको देखिए समझने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसको देखिए इधर लिखिएगा कि 2 पर पावर 1 तो कितना 2, और 2 पर पावर 2 तो बराबर कितना 4, 2 पर पावर 3 तो बराबर कितना 8, 2 पर पावर 4 बराबर कितना 16। इस तरह से बताइए ई फॉर्म में चल रहा है कि नहीं, यानी x बराबर 2 पर पावर कौन सा फॉर्म चल रहा है n, x बराबर 2 पर पावर n। तो ठीक बताइए आप इसी तरह लिख सकते हैं कि नहीं। आप इसको लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखिए, कोई एक चीज़ लिखिए। ऑल ऑफ सेट x सच डैट x
बिलोंग्स टू कितना n, बताइए x बराबर कितना 2 पर पावर n, 2 पर पावर n, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। और n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी n का मान 1 से बड़ा या बराबर, और लेस देन इक्वल टू कितना 4, क्या हो जाएंगे 4। इस तरह से लेस देन इक्वल टू 5, ये पहुँचना है, लेस देन इक्वल टू 5 32 तक जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब n का मान 1 से बड़ा या बराबर और 5 से छोटा या बराबर, इस तरह से हो जाएंगे। आप इस दोनों ये स्पेशल इस तरह समझिए, ये दोनों स्पेशल है, स्पेशल या विशेष कंडीशन में इस तरह का सेट दिया रहता है। तो आप इस दोनों को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आने वाले एक्सरसाइज में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और आप लोग इस चीज़ जितना तक आपको बताएं इतना तक उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और आप लोग जब भी देखते हैं तो साथ साथ नोट डाउन करते चले। और जो इस बार पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और